अर्जुन 29 वर्षीय पढ़ा लिखा इंजीनियर युवक था। विदेश में रहते उसे करीब 3 साल हो चुके थे। सैलरी बढ़िया थी। जल्द ही उसने जीवन की सभी सुविधाएं जुटा ली। घर वालों को पैसे भी भेजने लगा। आने जाने वालों के साथ घर वालों के लिए अनेक तोहफे जब तब भेजता रहता, लेकिन ना वह इंडिया आकर घर वालों से मिलने का नाम लेता और न ही शादी के लिए हामी भरता। उसके पिता अक्सर किसी न किसी कन्या के संबंध में लिखते, उसकी राय मांगते, पर वह टाल जाता। बहुत पूछे जाने पर उसने साफ लिख दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। इस बार जब उसके पिता ने बार बार लिखा कि उसकी माँ बीमार रहती है, वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ जाए, तब अर्जुन 4 महीनों की छुट्टी लेकर इंडिया की ओर चल पड़ा। घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। कई रिश्तेदार एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए पहुंचे। माता पिता की आंखें खुशी से चमक उठी। अर्जुन की मां की बहुत इच्छा थी कि इस बार में उसकी शादी कर दी जाए। अर्जुन ने तरह तरह से बात को टाला। पत्नी को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर आपको क्या सुख मिलेगा? वहाँ मकान बहुत महंगे मिलते हैं। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ और रात 9 बजे काम से लौट कर आता हूँ। वह बैठी बैठी उबती रहेगी, पर माँ ने उसकी एक ना सुनी। छोटे भाई बहन भी थे। आगे का मलबा हटे तो उनके लिए रास्ता साफ हो। सुंदर कमाऊ लड़का देखकर कुंवारी कन्याओं के पिता पहले ही चक्कर काटने आरंभ कर चुके थे। जगह जगह से रिश्तेदारों की सिफारिश आने लगी। दबाव बढ़ने लगा। खाने की मेज पर शादी के लिए आए प्रस्तावों पर विचार विमर्श होता रहता। अर्जुन को ना कोई लड़की पसंद आती थी और ना ही कोई रिश्ता। हार कर उसके पिता ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अर्जुन का प्रोफाइल डाल दिया। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात थी। दूसरे ही दिन ढेर सारे फ़ोन और ईमेल आने लगे। उन बहुत सारी ईमेल और फ़ोन में अर्जुन ने 3 ईमेल को शॉर्ट लिस्ट किया। इन दोनों लड़कियों के पास शिक्षा की कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। वे बहुत अधिक संपन्न घराने की नहीं थी। इनके परिवार निम्न मध्य वर्ग से थे। घर वाले हैरान थे कि इतना पढ़ा लिखा काबिल लड़का और इसने बिना पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद की। फिर कोई ख्याति प्राप्त परिवार भी नहीं कि दहेज अच्छा मिले या वे लोग आगे कुछ काम आ सके। पर क्या करते, मजबूरी थी। शादी तो अर्जुन की ही होनी थी। तीनों लड़कियों को देखने का प्रोग्राम बनाया गया। एक लड़की बहुत सुंदर थी पर छरहरे बदन की थी। दूसरी लड़की का रंग सांवला था पर नैन नक्श बहुत अच्छे थे। स्वास्थ्य सामान्य था। तीसरी लड़की का रंग रूप और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। अर्जुन ने तीसरी लड़की को ही पसंद किया। घर वालों को उसकी पसंद पर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिक्षा दीक्षा के संबंध में अर्जुन ने 2 टूक उत्तर दे दिया। मुझे पत्नी से नौकरी तो करानी नहीं है, मैं स्वयं ही बहुत कमा लेता हूँ। रंग रूप के संबंध में उसकी अपनी दलील थी। मुझे फैशन परस्त, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली गुड़िया नहीं चाहिए। सुनने वाला की आंखें फैल गई। कितना सुंदर, पढ़ा लिखा, ऊंचा वेतन पाने वाला लड़का और कैसा सादा मिजाज। 2-4 हम झोलियों ने मजाक में अवश्य कहा था कि यह तो चावल में उड़द या गिल्ट में हीरा जड़ने वाली बात हुई। लड़की वालों की तो जैसे लॉटरी खुल गई थी। घर वाले कल्पना से परे दामाद जो मिल गया था, वरना कहाँ माया जैसी मिडिल पास साधारण लड़की और कहाँ अर्जुन जैसा सुंदर व सुसंपन्न वर। शादी धूमधाम से हुई। अर्जुन और माया हनीमून के लिए मनाली गए। 20 दिन जैसे पलक झपकते बीत गए। सुबह नाश्ता करके हाथ में हाथ डाले दोनों दंपति घूमने निकल जाते। शाम को वे अक्सर नौका विहार करते या पिक्चर देखने चले जाते। सोने के दिन थे और चांदी की रातें। माया को कभी कभी लगता कि यह सब एक सुंदर सपना है। वह अर्जुन की गोद में लेट जाती, अर्जुन के गले में बाहें डालकर दबे स्वर में पूछती, जिंदगी भर मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना? और अर्जुन अपने अधरों को झुकाकर उसका मुंह बंद कर देता। धत पगली कहकर उसके आंसू पोंछ लेता। मनाली से लौटी तो माया के चेहरे पर नूर बरस रहा था। तृप्त का भी अपना अनोखा सुख होता है। अर्जुन की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। माया को वह अपने साथ देश के बाहर ले जाना चाहता था। उसकी माँ ने दबी जबान से कहा, बहू को 1-2 साल यहीं रहने दो। साल भर तक रस्म रिवाज चलते हैं, फिर हमको भी कुछ लगेगा कि हाँ, अर्जुन की बहू आ गई है।
पर अर्जुन ने एक न मानी। उसका कहना था कि विदेश में भारतीय खाना तो किसी होटल में मिलता ही नहीं, घर पर बनाने का उसके पास समय नहीं। पहले वह डबल रोटी, अंडे आदि से किसी प्रकार काम चला लेता था, पर जब माया को यूएस में रहना ही है तो बाद में जाने से क्या फ़ायदा। वहाँ के माहौल में वह जितनी जल्दी घुल मिल जाए उतना ही अच्छा है। वह माया को साथ लेकर यूएस रवाना हो गया। जहाज जब बादलों के बीच उड़ने लगा तो माया भी ख्यालों की दुनिया में खो गई। शादी के बाद वह जिस दुनिया में रह रही थी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तो कभी जहाज में बैठने की भी कल्पना नहीं की थी। उसके परिवार में भी शायद ही कोई जहाज में बैठा हो। मनाली का भी उसने नाम ही सुना था। वहाँ बिताए दिनों को क्या वह जीवन भर भूल पाएगी। पूरी यात्रा में वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोई रही। वह स्वयं को धरती से ऊपर उठता हुआ महसूस कर रही थी। अर्जुन इस पूरी यात्रा में गंभीर बना रहा। माया का मन करता कि वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम प्रदर्शित करे, पर तमाम लोगों की उपस्थिति में उसे लाज लगती थी। यह मनाली का होटल कमरा तो था नहीं। थोड़ी देर बाद ही उसका जी घबराने लगा। उसे अर्जुन अजनबी सा लगने लगा था। जहाज के बाद टैक्सी की यात्रा करके अगली संध्या जब वे अपने स्थान पर पहुंचे तो माया का मन कर रहा था कि वह अर्जुन के कंधे पर शीट टिका दे और वह उसे वहां का सहारा देकर धीरे धीरे भीतर ले चले। कड़ाके की सर्दी थी। माया को कपकपी महसूस हो रही थी, पर अर्जुन विचारों में खोया गुमसुम सूटकेस लिए आगे आगे चला जा रहा था। लेन पार करके दरवाजे पर अर्जुन ने घंटी दबा दी। माया की समझ में नहीं आया कि जब वह यहाँ नहीं था तो घर में कौन होगा। जरा सी देर में दरवाजा खुला। एक युवती दरवाजे पर खड़ी थी। अर्जुन को देखते ही उसकी आंखों में समुद्र हिलोरने लगा। वह तपाक से बोली, ओ अर्जू। वह फटाक से अर्जुन के गले लग गई। माया मन के कोर तक कांप गई। तभी उस युवती की निगाह माया पर पड़ी। हु इज दिस? वह अंग्रेजी में बात कर रही थी। अर्जुन ने अपनी अंग्रेजी में जवाब दिया, दिस इज द मेड। माया को कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। तीनों भीतर प्रवेश कर गए। आंतरिक व्यवस्था के कारण भीतर का कमरा गर्म था। अर्जुन टाई की गांठ ढीली करने लगा। माया सोफे में धंस गई। युवती कॉफी बनाने रसोई में चली गई। अर्जुन ने अर्थपूर्ण दृष्टि से माया की ओर देखा। माया के मुख पर सैकड़ों प्रश्न उभर रहे थे। अर्जुन सीटी बजाता हुआ रसोई में चला गया। थोड़ी देर में वह 3 प्याले कॉफी लेकर लौटा। पीछे पीछे वह युवती भी। कांपते हाथों से माया ने प्याला पकड़ लिया। युवती और अर्जुन सामने सोफे पर अगल बगल बैठ गए। वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। माया के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, पर बातचीत में जिस बेतकल्लुफी से वह युवती अर्जुन पर झुकी पड़ रही थी, उससे माया के कलेजे की कोमल रगों में टिश उठने लगी। वह सोफे पर एक और लुढ़क गई। अर्जुन उठा। फिर उसने एक गिलास में थोड़ी ब्रांडी डाली, पानी मिलाया। थक गई हो, दवा है, फायदा करेगी। दवा पीकर माया निढाल होकर लेट गई। अर्जुन ने एक मोटा कंबल लाकर उसे उड़ा दिया। सुबह माया की आंख काफी देर से खुली। उसने इधर उधर देखा। वह रात को सोफे पर ही सो रही थी। अर्जुन का कहीं पता नहीं था, ना ही कमरे में कोई अन्य बिस्तर था। वह रात की बात सोचने लगी। तभी अर्जुन उसके लिए चाय लेकर आया। चाय की चुस्की लेकर माया बोली, वह लड़की कौन थी? बोला, एना। माया ने कुछ पूछा, कहाँ गई? अर्जुन ने सहज ही उत्तर दे दिया, काम पर। माया ने पूछा, यही रहती है तुम्हारे साथ? अर्जुन ने स्वीकार में सिर हिला दिया। कब से? अर्जुन कुछ सोचकर बोला, पिछले 7 साल से। माया ने चौंक कर पूछा, क्यों? अर्जुन बोला, हम दोनों ने शादी कर ली थी। माया के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। आश्चर्यचकित स्वर में अपने कानों को झुठलाते हुए वह निराशा के पहाड़ को पल भर के लिए एक और सरका कर सारी जीवन शक्ति संचित करके बोली, शादी? पत्थर बने अर्जुन ने फिर स्वीकृति में सिर हिला दिया। माया पर जैसे गाज गिर पड़ी हो। सपनों का ताजमहल टुकड़े टुकड़े हो गया था। हंसती गाती नाचती हुई परी के जैसे किसी ने पंख काट दिए हों और वह
पाताल की किसी कठोर चट्टान पर पड़ी छटपटा रही हो। क्षण भर ठगी सी रह जाने के बाद उसने माथा पीट लिया। वह रोती जा रही थी और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए शून्य में सवाल फेंकी जा रही थी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे घर वालों को क्यों धोखा दिया? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे रंगीन सपने क्यों दिखाए? मैं तुम्हें क्या समझती थी, पर तुम तो कुछ और ही निकले, झूठे, बेईमान। उसकी मुद्रा से लग रहा था कि वह अर्जुन का मुंह नोच डालेगी। अर्जुन उसके पास आकर अपनी मजबूरी बताने लगा। एना के कारण ही मुझे अच्छी नौकरी मिली है। उसका बाप इस कंपनी का ओनर है। एना उसकी इकलौती बेटी है। वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है, स्वयं भी उसी कंपनी में काम करती है। उसे तो मेरे जैसे कितने ही मिल जाते। परदेश में कौन किससे पूछता है? माया ने अपने पास आते हाथों को एक और झटक दिया और फुसफुसाती हुई बोली, फिर दूसरा ब्याह रचाने की क्या जरूरत थी? बीवी के बिना पल भर भी नहीं रहा जाता था, तो इसे साथ ही ले आते। वहाँ यह सब नाटक रचने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ने समझाने की कोशिश की। मैंने इस शादी की किसी को खबर नहीं दी थी। घर वाले न जाने क्या सोचते। फिर वहाँ छोटे भाई बहनों के रिश्ते होने में भी दिक्कत आती। माँ बाप की खानदान की शान मिट्टी में मिल जाती। एना को वहाँ कौन स्वीकार करता? माया भड़क उठी। अपने खानदान की इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत पर डाका डालना कहाँ की शरीफी है? छिपाए रखना था तो वहाँ कह देते कि मुझे शादी नहीं करनी। कोई जबरदस्ती तो तुम्हारे गले अपनी लड़की बांध नहीं देता। तब तो अखबार में छपवाया था, दुनिया भर के सब्ज बाग दिखाए थे। अर्जुन बोला, माँ पापा का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता था। वे हर मेल में एक ही रट लगाए रहते थे, इसलिए मैंने अधिक पढ़ी लिखी या ऊंचे परिवार की लड़की नहीं देखी। माया रोते हुए बोली, पढ़ी लिखी होती तो कोर्ट कचहरी जाकर ऐसी की तैसी कर देती। अगर रहकर कमा खा तो सकती थी। ऊंचे खानदान की होती तो घर वाले जरा सी भनक पड़ते ही नाक में नकेल डाल देते। भोले भाले गरीब लोगों को जाल में फंसा लिया। अर्जुन अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। माया फिर भड़की। मेरी माँ का माथा तो बार बार ठनकता था कि इतने पढ़े लिखे और कमाऊ लड़के को और कोई लड़की क्यों नहीं। जब माँ ने तो पिताजी से यूएस में किसी अपने के जरिए तुम्हारी जांच पड़ताल कराने को भी कहा था, पर वह ठहरे मामूली आदमी कहाँ से पता लगाते। कोई बड़ा आदमी होता तो घर बैठे सारी असलियत मालूम कर लेता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, अब गुस्सा छोड़ो। जब देश चला करेंगे तब तुम मेरे साथ पत्नी के रूप में चला करोगी। यहाँ एना मेरी पत्नी रहेगी। माया ने भौचक्की होकर कहा, फिर मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? सच्चाई पता नहीं चलती तो मैं वही तुम्हारे नाम की माला जपती रहती। यहाँ तो पल पल तड़पती रहूंगी और करूंगी भी क्या? अर्जुन आपे से बाहर होता हुआ बोला, तुम मकान की सफाई करोगी, खाना पकाओगी, बर्तन धोगी, कपड़े साफ करोगी, प्रेस करोगी, सभी काम करोगी। माया बोली, तब तो देश से एक नौकरानी ले आते। तुमने मेरे साथ शादी का ढोंग क्यों रचा? अर्जुन कड़वा सा मुंह बनाकर बोला, वास्तव में हमें नौकर की ही जरूरत थी। यहाँ नौकर मिलते नहीं, मिलते हैं तो बहुत महंगे, फिर भरोसे की भी नहीं होते। हम दोनों काम करते हैं, घर की देखभाल कौन करे? माया फफक कर रोने लगी। मुझे मेरे घर वापस पहुंचा दो, मेरा टिकट कटवा दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, अब तुम कभी लौट नहीं पाओगी। टिकट कटवाना इतना आसान नहीं है, हजारों रुपये किराया लगता है। कम पढ़ी लिखी साधारण पर स्वस्थ लड़की मैंने इसलिए तो छांटी थी। फिर तुम्हें तकलीफ क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा पियो। एना की अनुपस्थिति में तुम ही मेरी बीवी रहोगी। माया स्वयं को बहुत ठगा हुआ और मजबूर महसूस कर रही थी। झल्लाकर बोली, तुम एना को छोड़ नहीं सकते, उसे तलाक दे दो। अर्जुन बोला, अपनी औकात में रहो, उसी के बूते पर तो सब ठाठ बाट है। माया सिर थामकर बैठ गई। अगले दिन से उसे घर के काम धंधे में जुटना पड़ा। अर्जुन और एना सुबह 8 बजे काम पर निकल जाते, उसे घर में ताले में बंद करके जाते। शाम को लौटते समय अर्जुन ने एना को माया के संबंध में बता दिया था कि
कामकाज के लिए नौकरानी लाया हूँ। वह उसी लहजे में माया से बात करती, बात बात पर गाली देकर डांट देती। रात को वो दोनों शयन कक्ष में रंगरलियां मनाते और माया रसोई के बराबर वाले स्टोर रूम में सिकुड़ी सिमटी आंसू बहाती हुई पड़ी रहती। एक बार उसने घर से निकल भागने की कोशिश की, पर पकड़ी गई। अर्जुन ने उसे बहुत मारा। मुक्ति की कोई राह नहीं दिखती थी। किसी तरह घर से निकल भी पड़े तो जाए कहाँ। वैसे वह हरदम तैयार रहती थी। गर्म कपड़ों के नीचे अपने सारे जेवर हर समय पहने रहती थी। घर का मोबाइल नंबर याद कर रखा था। अंत में एक दिन अवसर हाथ ही आ गया। अर्जुन और रीना की विवाह वार्षिक थी। 12 दंपत्ति आमंत्रित थे। काफी रात तक खाना पीना, नाच गान, शोर शराबा चलता रहा। ऐसे में माया को किसको ध्यान रहता। खिलाने पिलाने का काम निपटाकर वह चुपचाप निकल पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। रास्ता ठीक तरह मालूम नहीं था, फिर भी वह झील की तरफ चली जा रही थी। तभी एक टैक्सी पास से निकली और आगे जाकर रुक गई। माया के प्राण सूख गए। आकाश से गिरी खजूर में अटकी जाने अब क्या हो, कौन हो। कहीं अर्जुन ही तो नहीं। अर्जुन नहीं था, पर जो अजनबी था वह बहुत अपना सा लग रहा था। चेहरा दाढ़ी मूछ में छिपा था। वह ईमानदारी और भोलापन आंखों से झलक रहा था। वह सरदार हरप्रीत सिंह 35 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर था। माया ने परदेश में पहली बार किसी सरदार को देखा था। उसे लगा जैसे वह पंजाब में कहीं अपने गांव में खड़ी है। भारतीय स्त्री को देखकर हरप्रीत सिंह भी चौंक गया। वह उसे बेहद डरी हुई दिख रही थी। हरप्रीत ने अनुमान लगाया कि वह झील में डूबकर आत्महत्या करने जा रही है। उसने अधिक पूछताछ न करके टैक्सी के पीछे का द्वार खोला और एक प्रकार से जबरन माया को भीतर ढकेल दिया। अपने डरे पर पहुंचकर हरप्रीत ने माया को सब तरह से तसल्ली देकर उसकी आपबीती सुनी। माया ने जब कहना बंद किया तो हरप्रीत सिंह की आंखें नम हो चुकी थी। 3 साल पहले उसकी अपनी सगी बहन को भी एक डॉक्टर इसी प्रकार ब्याह कर ले आया था। बहुत दिनों बाद बहन ने जैसे तैसे किसी प्रकार फोन किया था, पर जब तक हरप्रीत यहाँ तक पहुँचने का जुगाड़ कर पाया, वह जीवन से तंग आकर सुसाइड कर चुकी थी। उसने ऐसे कितने ही किस्से सुनाए कि किस किस प्रकार प्रवासी भारतीय छुट्टियों में देश जाने पर विवाहित होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं। कोई कोई तो मोटा दहेज भी समेट लेते हैं। उस लड़की को फिर रखैल की तरह रख लेते हैं। पतिव्रता भारतीय स्त्री पति को सब कुछ मानने वाली रो धोकर जिंदगी से समझौता कर लेती है। जिस हाल में पति रखे उसी में खुश रहने की कोशिश करती है। कुछ तो इतने नीच होते हैं कि अपनी पत्नी को बेच तक डालते हैं। अक्सर ऐसी शादियां चपट हो जाती हैं। लड़के की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्वदेश में किसी को पता नहीं रहता। जैसा कह दिया वैसा मान लिया। लड़कियों को भी विदेश घूमने का चाव रहता है। इससे अभिभावक बहुत सहज ही हल्के हो जाते हैं। कन्या के साथ क्या बीत रही है कौन देखने जाता है, किसको खबर मिलती है। हरप्रीत ने माया के आंसू पोंछे। माया हरप्रीत से भारत पहुंचा दिए जाने की जल्दी कर रही थी, पर हरप्रीत ने कहा कि अपराधी को भी तो कुछ दंड मिलना चाहिए। उसने अपने जान पहचान के एक वकील से सलाह ली। उसने माया के घर फोन कर शादी में छपे निमंत्रण पत्र तथा शादी में खींचे फोटोग्राफ की सभी प्रतिक्रिया मंगवाई। वकील के माध्यम से यह सभी चीजें एना के पिता को दिखाई गई। वह करोड़पति एकदम भड़क गया। अर्जुन से बात करने से पहले उसने अर्जुन और माया के कुछ युगल चित्र अपनी बेटी एना को दिखाए। शादी के फोटो एना गंभीरता से देखती रही। शायद वह उन्हें कोई धार्मिक रीति रिवाज समझ रही थी। वर वधू के वेश में अर्जुन व माया ठीक से पहचानने भी नहीं जा रहे थे, पर मनाली की फोटो देखकर तो एना एकदम भड़क गई। कहीं झील में नाव पर, कहीं पहाड़ी की चोटी पर, कहीं जुल्फे संवारते हुए, कहीं शरारत से मुस्कुराते हुए। चित्रों से दिलों की धड़कनें साफ सुनाई पड़ रही थी। इन चित्रों में माया को एना ने पहचान लिया। घर पहुंचते उसने अर्जुन की खबर ली। क्यों, तुम तो उसे
नौकरानी बताते थे, क्या तुमने उससे शादी नहीं की है? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं सुंदर नहीं थी? क्या मुझे सलीका नहीं आता था? क्या मैं कम पढ़ी लिखी थी? क्या नहीं था मुझ में? तुम्हें नौकरी दिलवाई, फ्लैट का मालिक बनवाया, गाड़ी दिलाई, क्या नहीं दिया? लेकिन फिर उसने गुस्से में गालियां देनी शुरू कर दी। अर्जुन ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस रात एना ने शयन कक्ष के दरवाजे नहीं खोले। स्टोर में जहां माया रात काटती थी, वहीं उसे भी करवट बदलनी पड़ी। वह बहुत परेशान था। माया गायब हो चुकी थी। वह अब कहाँ है, उसे इस बारे में कोई पता नहीं। यह तो वह जान चुका था कि अभी वह अमेरिका में ही है। वैसे उसका जाना भी मुश्किल था। उसके पास किराए के पैसे कहाँ थे, ना ही वह कोई तौर तरीके जानती है। पर आखिर एना को किसने भड़का दिया, वह कुछ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। माया के गायब हो जाने की उसे इतनी चिंता नहीं थी जितना एना के रूठ जाने की चिंता थी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यदि किनारा कर गई तो उसका क्या होगा? और फ्रॉड के केस में अगर पकड़े गए तो पुलिस उसे जेल में डाल देगी। माया के बारे में उसे लगता था कि वह रेल या ट्रक से कहीं मर कट गई होगी या उसने किसी प्रकार से आत्महत्या कर ली होगी। उसे तो एना की चिंता थी। अगले दिन कंपनी के डायरेक्टर और एना के पिता ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और स्पष्ट बयान देने के लिए कहा। अर्जुन के चिंतित चेहरे को देखकर कोई भी सच्चाई का सहज अनुमान लगा सकता था। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस सारे कांड के पीछे कोई ऐसा आदमी है जो डरा धमकाकर अपना काम निकलवाना चाहता है। व्यवहार कुशल डायरेक्टर ने अर्जुन को 1 सप्ताह का समय दिया। माया का मन यहाँ विदेश में बिल्कुल नहीं लग रहा था, पर प्रश्न यह था कि वह घर जाने का साधन कैसे जुटाए, किसके साथ। सहमते सहमते उसने हरप्रीत से अपना प्रस्ताव रखा। हरप्रीत को कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ का काम तो उसका वकील संभाल लेगा, उसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। केवल ठीक से फंदा लगाने की बात थी। वह काम हो ही चुका था। अब तो विस्फोट की प्रतीक्षा थी, पर सवाल यह था कि वह स्वदेश लौटे तो कैसे। हरप्रीत भी कोई धना सेठ नहीं था। 2 साल में टैक्सी चलाकर यहाँ जो कमाया था उसे टैक्सी खरीद ली थी। फक्कड़ आदमी था, मस्त रहता था। माया ने जब अपने जेवर उसके सामने रखे तो वह उसकी समझदारी का कायल हो गया। बोला, देसी चिड़िया, तूने तो पढ़े लिखों के भी कान काट दिए। यह माया को देसी चिड़िया कहकर पुकारता था। हरप्रीत ने वतन लौटने का प्रोग्राम बना लिया। न्यूयॉर्क में उसके कुछ जानकार लोग थे। टैक्सी और जेवर का ठीक ठाक सौदा हो गया। बिना पूर्व सूचना के एक शाम माया हरप्रीत के साथ 7 समुंदर पार कर सिवान में अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। घर वाले हैरान थे। बच्चों के सो जाने के बाद माया ने अपनी करुण कहानी घर वालों को सुनाई। पीठ पर मार के निशान दिखाए। उन्हें बताया कि घर से भागते समय उसे यह आशा नहीं थी कि वह अब कभी भी माता पिता से मिल भी सकेगी। हरप्रीत का वह लाख लाख शुक्रिया कर रही थी। वह नहीं मिलता तो पता नहीं आज वह कहाँ होती। माया के पिता ने माथा पीट लिया। वाकई मेरी आंखें चुंधिया गई थी। हमें अपनी हैसियत देखनी चाहिए थी। हमारे लिए तो हरप्रीत जैसा सीधा साधा आदमी ही ठीक रहता। अगले दिन हरप्रीत ने माया के पिता से अकेले में बातचीत की। यूएस में जो कुछ हुआ उसके बारे में बतलाया और वकील दोस्त द्वारा दिए गए जरूरी कागज संभाल लाए। इनमें अर्जुन और एना की पहले हुई शादी की रजिस्ट्रेशन की नकल भी थी। यहाँ की अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जा सकता है। अर्जुन को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। यहाँ आकर पैरवी करने में नानी याद आ जाएगी। अखबारों में भी खबरें छपेंगी। खानदान की शान सबकी ठसक निकल जाएगी। इससे विदेशों में बसे उन भारतीयों को भी सबक मिलेगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अंतिम वाक्य कहते कहते उसका गला भर आया। आंखों से आंसू झड़ने लगे। तब उसने अपनी इकलौती बहन का किस्सा सुनाया। माया के पिता ने उसे छाती से लगा लिया, आंसू पोंछे, अपनी गरीबी सहनहीनता का दुखड़ा रोया। मुकदमे की दौड़ भाग की परेशानी में असमर्थता प्रकट की। हरप्रीत ने यह कहकर विदा ली कि मेरे लायक सेवा हो तो बता देना। मेरा यह पता है। मुझे तो टैक्सी चलानी है, वह नहीं
यहीं पर चला लूँगा, जैसा ठीक समझें तय कर ले। माया की माँ से बात की गई तो उन्होंने माया के दिल की हाल वह अर्जुन के साथ किसी भी कीमत पर रहने को तैयार नहीं थी। 15 दिन के बाद अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया। इधर अर्जुन ने एना से समझौते की बहुत कोशिश की पर वह तलाक पर अड़ी थी। करोड़पति बाप की उस बेटी को लड़कों की भला क्या कमी थी। उसे सबसे बड़ा मामला यह था कि अर्जुन ने उससे झूठ क्यों बोला, माया को नौकरानी बताया। अनजाने में माया के प्रति किए गए अपने व्यवहार के लिए वह बहुत लज्जित थी। माया के प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार का उसे एक ही प्रायश्चित नजर आ रहा था, अर्जुन से तलाक। तलाक का मतलब अर्जुन के लिए अपने अस्तित्व पर ही कुठारघात था। वह नौकरी तो हाथ से जा ही रही थी, अन्य कहीं भी ढंग की नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। जहां भी जाएगा पुरानी कंपनी किए गए अच्छे काम का प्रमाण पत्र देना ही होगा। झूठ बोलकर तिगड़मबाजी करके नौकरी मिल भी गई तो देर सवेर नई कंपनी वाले पुराने कंपनी से रिपोर्ट अवश्य मांगेंगे। उसका भविष्य बालू की तरह बह जाने वाला था। तभी भारत से सिवान की अदालत से कचहरी में पेश होने का समन पहुंचा। अर्जुन ने अपना सिर पीट लिया। उसने घर वालों को लिखा कि माया को गलतफहमी हो गई है, समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर दे। अर्जुन के पिता सिवान जाकर माया के पिता से मिले और सब जानकर स्वयं विस्मित रह गए। उन्होंने माया के पिता से मुकदमा वापस लेने के लिए बहुत मिन्नत खुशामद ले देकर मामला खत्म करने की बात की। बिचौलियों द्वारा 70 लाख रुपए तक की पेशकश की। उनसे कहा कि इस रकम से वह माया की कहीं दूसरी जगह शादी कर दें, लेकिन माया किसी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। नारी के प्रतिशोध की अग्नि सहज ही ठंडी नहीं होती। एना ने भी अर्जुन को नहीं स्वीकारा, नौकरी भी गई और पत्नी भी। इधर मुकदमा शुरू हो गया था, उसे भारत आना पड़ा। वह कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया था। मुकदमे की हर तारीख से अर्जुन के कदम जेल की फाटक की तरफ बढ़ते। आखिर अगली तारीख पर निर्णय सुना दिया गया। अर्जुन को 12 साल के कठोर कारावास का दंड दिया गया। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में टिप्पणी देते हुए प्रवासी भारतीयों के साथ अपने पुत्रियों का विवाह करने वाले अभिभावकों को चेतावनी दी कि उस देश में स्थिर भारतीय दूतावास के माध्यम से उन्हें संबंधित व्यक्ति के संबंध में पहले पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी रिश्ता पक्का करना चाहिए। आँख ओझल पहाड़ ओझल, वहाँ उनके साथ क्या बीतती है कौन जाने। कितनी लड़कियां अदालत का द्वार खटखटा रही हैं। सहायक कदम उठाने के लिए माया की सराहना की गई। उसे अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने की छूट दे दी गई। सैकड़ों आंखों का केंद्र बनी माया जब अदालत के कमरे से बाहर निकली तो हरिप्रीत अपनी टैक्सी के पास टहल रहा था। माया की आंखों से खुशी और विजय के आंसू निकल पड़े। वह हरिप्रीत की तरफ बढ़ी, एक क्षण ठिठकी और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया। अगले रविवार को एक साधारण से समारोह में माया और हरिप्रीत का विवाह हो गया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।